हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर हाईटेक कंपटीशन क्लासेस। आज हम सीडीपी के एक टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो इस सब्जेक्ट से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा, ठीक है, वो सभी एग्जाम्स में आता है, लाइक आपका DSSB, KVS, CTET एंड ऑल टीचिंग एग्जाम्स। तो वहां से कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, इस टॉपिक से, तो उनको एक बार देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। RPWD यानी कि राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज, वे लोग जो किसी ना किसी रूप से अक्षम हैं, ठीक है, उनके अधिकारों के प्रति इस एक्ट में बात की गई है। अच्छा, ये एक्ट जो है RPWD, ये एक नवीनतम रूप है, अपडेट वर्जन है किसका? PWD एक्ट का। तो मैंने यहाँ लिख भी रखा है, 1995 में आए PWD एक्ट को वर्ष 2016 में RPWD एक्ट के रूप में अपडेट किया गया, यानी कि अब हम इसको किस नाम से जानते हैं? RPWD एक्ट। ठीक है, पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटीज, आरपीडब्ल्यूडी राइट टू या राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। आरपीडब्ल्यूडी को 15 जून 2017 में लागू किया गया। आया ये बना भले 2016 में था, लेकिन ये अस्तित्व में कब आया है? 2017 में। डेट भी पूछी जा सकती है, ठीक है, 15 जून। आगे देखते हैं, अक्षमताओं को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया, यानी कि जो भी डिसेबिलिटीज थी, डेफिशिएंसीज जो थी हमारी, वो 7 थी पहले पीडब्ल्यूडी में, जिनको आरपीडब्ल्यूडी में जो इसका अपडेट वर्जन है उसमें कितना कर दिया गया? 21 कर दिया गया। ठीक है, 14 इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई हैं, जिनमें आप देख सकते हैं बौनापन, अंधापन, कुष्ठ रोग, हीमोफीलिया आदि। इसमें आप एसिड अटैक भी पाएंगे। ठीक है, बहुत सारी और भी चीजें हैं। अगला पॉइंट, रिजर्वेशन 3% से 4% कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी एक्ट में जो इन लोगों का रिजर्वेशन था वो 3% था। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में इसको 1% एक्स्ट्रा करके 4% कर दिया गया। नेक्स्ट, डिसेबल पर्संस की एक्सेस का प्रावधान, यानी कि जो भी दिव्यांगजन हैं उनकी एक्सेस को क्या किया गया? पब्लिक प्लेसेस पर उनको फैसिलिटी दी गई। लाइक हॉस्पिटल्स में आप देखते हैं कि व्हील चेयर पर जाने के लिए रूट अलग बना होता है। ठीक है, और भी कोई भी हमारा जो पब्लिक प्लेस है वहां पर जाने के लिए इनकी अलग से सुविधा की गई है। लास्ट पॉइंट, 40% डिसेबिलिटीज, ये मिनिमम है। ठीक है, उन पर ही सर्टिफाइड होंगे आप। अगर किसी की आई साइट वीक है, मैं अपने ऊपर लेती हूँ, तो अगर मेरा मेजरमेंट किया जाए तो 40% अगर मैं डिसेबल हूँ देखने के मामले में, तभी मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, तभी मुझे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की जो फैसिलिटीज है वो मिलेंगी। चलिए आगे देखते हैं, डिसेबिलिटीज हमारी कितनी प्रकार की होती हैं। तो यहाँ मेनली 5 काइंड्स है डिसेबिलिटीज के। फर्स्ट है आपका दृष्टि अक्षमता, यानी कि आपका विजुअली आप देखने में अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है, तो वहां से आप सीखने संबंधी जो चीजें हैं उन पर आपको रुकावटें आएंगी आएंगी। ठीक है, सेकंड है आपका श्रवण, यानी कि आपका सुनने में अगर आपको कोई दिक्कत है, ठीक है, तो ऑरल आप कह सकते हैं, ऑडिटरी आप बोल सकते हैं, तो वो वाली जो सिचुएशन है वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। थर्ड है हमारी मानसिक, यानी कि मेंटली आप प्रेशराइज्ड हैं, ठीक है, तो उस चीज से भी आपके सीखने में क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। फोर्थ है आपका गामक, गामक से मतलब लोकोमोटर। लोकोमोटर यानी कि जहां पर आपके फिजिकली जो आप एक्टिविटीज करते हैं, आपकी फाइन मोटर स्किल्स हो सकते हैं, ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, छोटे मोटे काम जो पढ़ने लिखने संबंधी होते हैं उनको लेकर। फिफ्थ है आपका अधिगम, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो ये सभी जो है हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज को प्रभावित करती है, और स्पेशली हम इसको अलग से भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एलेक्सिया से। एलेक्सिया को आप एलेक्सा से भी याद कर सकते हैं। ये आपका यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आप मेंशन कर लेना इसको। ये एक रीडिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, रीडिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होगा? ये आपका नेचुरली नहीं होता, यानी कि जन्म से नहीं होता। ठीक है, आफ्टर बर्थ कोई ऐसी दुर्घटना होती है जिससे बच्चे का ब्रेन डैमेज हो जाता है ना, ट्रॉमा बैठ जाता है, तो वो वाली चीजें यहाँ पर जो पढ़ने में रुकावटें पैदा करती हैं। ठीक है, बोलना या समझना उसको उतना नहीं हो पाता। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया। अच्छा, जिस भी वर्ड में डिस लग जाएगा, यानी कि उसका प्रावधान, यानी कि उसके जो है कुछ प्रिकॉशंस हैं। ठीक है, जबकि विदाउट डिस अगर आप देखेंगे उस चीज को, तो वो एक ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टाइम की हो सकती है, जबकि डिसलेक्सिया में आप उस पर सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक शॉर्ट टाइम के लिए भी बोल सकते हैं आप इसको। ये भी एक पठन विकार है, यानी कि रीडिंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? ऑटोमेटिकली, यानी कि नेचुरली आपका जो रीडिंग प्रोसेस है वो नेचुरली ही ऐसा है कि आप लेटर्स को रिवर्स करके पढ़ रहे हैं।
ठीक है, ये लास्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है, लेटर्स रिवर्स पढ़ने के साथ साथ आपकी लिखने में भी गलती होती है। कोई बच्चा ऐसा है जो बी को डी पढ़ रहा है, सा को वाज पढ़ रहा है, बैड को डैड पढ़ रहा है, ठीक है, और भी शब्द ऐसे हैं जिनको वो सीक्वेंस से नहीं रख रहा, ठीक है, अपने ही दिमाग में कुछ भी उल्टा फुल्टा इमेज करके वो क्या कर रहा है, इमेजिन करके वो उसको गलत पढ़ रहा है। गलत पढ़ने के साथ उसको फिर वो याद भी वैसे ही होगा, और इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, लिखने पर। तो आप कह सकते हैं कि डिसलेक्सिया जो है हमारा पठन संबंधी विकार है, ठीक है, और एलेक्सिया है ये भी पठन संबंधी विकार है। बस यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि किसी दुर्घटना की वजह से ऐसा हो गया है, मान लीजिए जीभ पर चोट है तो उसको पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है, या कोई और रीजन है, जबकि ये नेचुरली है कि आप इसको देखेंगे। अगर आप मैं एग्जांपल आपको याद दिलाऊं तो 3 इडियट्स में जो वायरस है ना, बोमन ईरानी का जो रोल है, तो वो भी शायद जितना मुझे याद है फाको सा साको फा ऐसा कुछ बोलते हैं, और भी मूवीज में आपने देखा होगा, शायद इंडियन मूवी में भी है, तो वो वाली चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप लेटर्स कोई ठीक नहीं पढ़ रहे हैं, आप बोलेंगे भी गलत, आप समझाएंगे भी गलत, आप खुद भी याद गलत करेंगे, आप लिखेंगे भी गलत, तो ये वाली चीजें हमारी किस में आ जाएंगी, डिसलेक्सिया में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया क्या होता है, आपका ब्रेन के सेरेब्रम में किसी क्षति के कारण ये उत्पन्न होता है, यानी कि ब्रेन का एक बड़ा सा पार्ट होता है सेरेब्रम, आप साइंस में पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें अगर कोई डैमेज हो गया है तो वहां से बच्चा उसका जो लर्निंग प्रोसेस है वो क्या होता है, इफेक्ट करता है। इसी के साथ जो इसका दूसरा पॉइंट है डिस्प्रैक्सिया, अभी हमने पढ़ा था कि डिस जिसके साथ लग जाएगा वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो सकता है, जबकि विदाउट डिस वाले जो हैं वो किसी एक्सीडेंटल चीजों से पनपे हुए हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, उनमें उतना हम इम्प्रूव नहीं कर पाते। तो यहाँ डिस्प्रैक्सिया में हमें क्या देखना है, ये है हमारा सूक्ष्म गतिक कौशल में परेशानी, यानी कि जो आपके फिजिकली जो मूवमेंट है, आप कुछ भी मूव्स करते हैं, ठीक है, छोटे मोटे कार्यों के लिए, उनमें आपको क्या होती है, परेशानी होती है, या उसमें आपकी मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं। पहचान के लिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, उनके संचालन में, यानी कि कोऑर्डिनेशन जो है, जो हम कह सकते हैं इसको, उससे संबंधित कार्यों में यहाँ पर गलतियां बहुत होती हैं। जैसे कि मैं अगर सामने किसी बच्चे को मारकर फेंक कर दे रही हूँ और वो देख कहीं और रहा है और उसने कैच करने के लिए हाथ फैला रखे हैं, ठीक है, तो जो उसका न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है किसके साथ, यानी कि आई कांटेक्ट जो है उसका, वो हाथों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा, समन्वय नहीं स्थापित कर पा रहा, जिस कारण से वो कैच नहीं कर पाएगा। तो ये वाली चीजें हैं। इसमें बच्चा घड़ी गलत पहन लेगा, है ना, जूतों के लेस गलत से बांधेगा, टाई उसको नहीं बांधनी आएगी, ठीक है, पेन वो गलत तरीके से पकड़ रहा है, तो जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे प्रभावित होते हैं, है ना, लिखने संबंधी जो चीजें हैं। या आप इसमें एक क्वेश्चन आता है कि डिस्प्रैक्सिया, अगर आपके साथ में डिस्ग्राफिया जो आगे हम पढ़ेंगे, ये ऑप्शन में नहीं दे रखा और पूछा जा रहा है कि लिखने संबंधी विकार कौन सा है, तो आप इसको डिस्प्रैक्सिया भी लगा सकते हैं अगर डिस्ग्राफिया नहीं दिया, क्योंकि लिखने संबंधी विकार जो है वो डिस्प्रैक्सिया में भी ऐड होते हैं। और समझते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन ऑर्डर डिसऑर्डर, ये क्या है, जो हमारे सेंसेस हैं उनको क्या करता है, कोऑर्डिनेट नहीं करता है, इंटीग्रेट नहीं करता है ठीक से, तो ये उस संबंधी डिसऑर्डर है, ठीक है। हमारी जो इंद्रियां हैं, हम जो छोटे मोटे काम करने के लिए अगर हम कंसंट्रेट करते हैं किसी कार्य पर, तो वो चीज नहीं कर पाते हैं, तो वो डिसऑर्डर हम किसको मानेंगे, डिस्प्रैक्सिया को। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल के लिए तारे जमीन पर जो ईशान अवस्थी है उसको ले सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, यानी कि अभी मैंने समझाया था आपको, आपकी आईज और हैंड जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, यानी कि उनका मैच नहीं हो पाता किसी काम को लेकर, आप सोच कुछ और रहे हैं, देख कहीं और रहे हैं, और आपके हाथ किसी और काम के लिए हैं, ठीक है, तो वो वाली चीजें हैं। अभी हमने समझ ही लिया न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये। माइंड आपको माइंड जो है आपका वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कैच करना है आपको, ठीक है, लेकिन आपकी आईज जो हैं वो बॉल की तरफ हैं ही नहीं, ठीक है, हाथ बॉल की तरफ हैं, आईज कहीं और हैं, या आईज बॉल की तरफ है तो हाथ कहीं और है, तो इस तरीके का प्रोसेस है यहाँ पर। अगला देखते हैं डिस्ग्राफिया। मैंने यहाँ पर ग्राफिया को नहीं लिया है, अब आप समझ चुके होंगे अगर मैं ग्राफिया लेती हूँ तो ग्राफिया मतलब, अब जैसे यहाँ लिखा है लेखन संबंधी विकार, ग्राफिया हो डिस्ग्राफिया हो दोनों ही लेखन संबंधी विकार हैं, बस डिस लग जाने से ये होता है कि वो नेचुरली है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, जबकि डिस वाले, विदाउट डिस वाले जो हैं वो किसी एक्सीडेंटल प्रोसेस से उनका जन्म हुआ है, तो वो वाली चीजें बहुत हद तक इम्प्रूव नहीं की जा सकती हैं, ठीक है, तो ये आपको बार बार ध्यान देना है।
ये लेखन संबंधी विकार है, इसको हम अपठनीय लेखन भी कह सकते हैं। जब आप लिखेंगे ही ठीक से नहीं तो उसको पढ़ कैसे ठीक से सकते हैं, है ना। इसमें आपका क्या होता है, हाथ, हथेली, अंगुली संबंधी गड़बड़ियां। अगर मैं लिखना चाह रही हूँ, मैंने पेन गलत तरीके से पकड़ रखा है, मैं साफ नहीं लिख रही हूँ, मैं खुद नहीं पढ़ पा रही हूँ, सामने वाला क्या पढ़ पाएगा। तो ये जो लिखने में हमारी जो उंगलियां हैं, हथेली है, ठीक है, तो ये वाली चीजें ठीक से काम नहीं करती हैं। नेक्स्ट, डिसऑटोनोमिया। यहाँ पर ऑटोनोमिया ले लेते हैं तो आप अब ज्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। डिसऑटोनोमिया क्या होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार, यानी कि ANS आपका, ठीक है। आपके वो काम जो आप आपकी खुद की इच्छा के विरुद्ध भी आपको वो करने ही होते हैं, आपका जो बॉडी प्रोसेस है, ठीक है, तो वो साइन है कि आप क्या हैं, जीवित हैं। जैसे सांस लेना हो गया, ठीक है, ब्रेथिंग है, यहाँ पर हार्ट बीट है, आप थकान महसूस करते हैं। एक बार और दोहरा देती हूँ, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपकी हार्ट बीट जो है वो हाई रहती है, आप थका हुआ महसूस करते हैं, ठीक है, आपका BP यानी कि ब्लड प्रेशर है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो बैलेंस्ड नहीं होता, स्वेटिंग बहुत होती है, ठीक है, आप किसी काम को करने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं, आप एक जगह लगातार खड़े नहीं रह सकते हैं। वो सारी चीजें क्या आती हैं हमारी, किस में आती हैं, डिसऑटोनोमिया में। ये बच्चों को क्या, ये वैसे देखा जाए तो बच्चों के अलावा ये बड़ों में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ बच्चों में भी ये देखा गया है, तो इसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट, डिस्थीमिया, ये तनाव संबंधी विकार है, ठीक है। हालांकि बच्चों में ये होना नहीं चाहिए, ठीक है, वो टेंशन लेने से उनका कुछ संबंध है नहीं, लेकिन आजकल के बच्चे लेते हैं। तो यहाँ पर गंभीर तनाव की स्थिति, वो पढ़ाई संबंधी तनाव भी हो सकता है, या आपका जो पारिवारिक माहौल है उससे आप जूझ रहे हैं, तो वहां से भी बच्चे में तनाव आ जाता है ना। तो यहाँ पर बच्चे की जो मनोदशा है, मनोदशा, वो असंतुलित रहती है, यानी कि आप मेंटली अनबैलेंस्ड रहते हैं, ठीक है, आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में, चाहते हैं आप कितने भी होनहार हो, लेकिन आपकी जो तनाव वाली स्थिति है वो आपको पढ़ने में रुकावटें पैदा करती है। आपका इससे अधिगम जो है वो अधिक प्रभावित होता है, लर्निंग प्रोसेस बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है इससे, ठीक है, बच्चे का। नेक्स्ट, डिस्फेजिया, भाषा संबंधी विकार। यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चे की जो लैंग्वेज है वो क्लियर नहीं होती है, वो समझने में या बोलने में उसको दिक्कत होती है, आपकी वो समझ नहीं पाता, खुद की बता नहीं पाता। तो कहने का मतलब है कि इनडायरेक्टली हम इसको समझ सकते हैं कि आपके संचार में परेशानी हो रही है, मतलब बच्चे का जो संचार है, संचार जो प्रणाली है वो इसकी प्रभावित होती है। यहाँ हम देखेंगे कि मौखिक अधिगम, यानी कि उसको ऑरली अगर हम कुछ सिखाते हैं तो वहां पर वो चीजें समझने और बोलने में दिक्कत वो महसूस करता है। अगला देखते हैं, डिस्मॉर्फिया, ये एक भ्रम वाली स्थिति है, बच्चे के सामने आप दो ऑब्जेक्ट रख देते हैं या फिर कोई भी दो, जैसे कि मैंने एक तरफ, आप याद करने के लिए आपको समझ सकते हैं, मॉर्फिया का मतलब मोर से आप याद कर सकते हैं, एक तरफ मोर है, एक तरफ कबूतर या कोई भी दूसरा पक्षी, मोर उड़ जाता है तो वो उसको भी वही मोर बोल रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि दोनों पक्षी हैं, दोनों के दो दो पैर हैं, दोनों के पंख लगे हुए हैं, तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तो यहाँ पर बच्चा डाउटेबल रहता है। अगला देखते हैं, डिसकैलकुलिया, यहाँ आप कैलकुलेशन, इसमें साफ ही दिख रहा है, ये कैलकुलेशन संबंधी डिसऑर्डर है। यहाँ बच्चे को गणना करने में, यानी कि काउंटिंग करने में, कुछ भी काउंट करने में, कैलकुलेशन में इसको प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इसको न्यूमलैक्सिया भी कहते हैं, और ये मैथ से रिलेटेड है। और न्यूमलैक्सिया का मतलब न्यूम यानी कि यहाँ न्यूमेरिकल आ गए, यानी कि आप अंक गणित से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में इसको प्रॉब्लम होती है, और मैथ का भी कौन सा पोर्शन, स्पेशली जो हमारा अंक गणित है, ठीक है, तो उसमें उसको दिक्कत होती है, नंबर सिस्टम में वो पहचानने में, लिखने में, समझने में वो उसको परेशानियां महसूस होती हैं। तो ये कुछ हमारे डिसऑर्डर्स थे। फ्रेंड्स, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, ऐसे टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए आप हमारे हाईटेक कंपटीशन क्लासेस चैनल के साथ बने रहें और हमारी वीडियोस को देखते रहें।